हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोपीडिया। और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेम स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 1। आईआईटी जेम स्टैटिस्टिक्स के अंदर टोटल 8 यूनिट हैं स्टैटिस्टिक्स के और 4 हैं मैथमेटिक्स की, जो कि एक फर्दर हम वीडियो डालने वाले हैं। उसके अंदर सब कुछ डिस्क्राइब किया होगा कि 4 यूनिट में से कौन से यूनिट के अंदर से कितने मार्क्स का आता है, मैट्रिसेस कितने मार्क्स का आता है, सीक्वेंस सीरीज कितने मार्क्स का आता है, डिफरेंशियल कितने मार्क्स का आता है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स का हर टॉपिक, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, कितने कितने उनकी वेटेज है एग्जाम के अंदर, ठीक है, वो सब उस वीडियो के अंदर कवर होगा। क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी होगा। यानी कि अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो सबसे पहला टॉपिक भी आपका प्रोबेबिलिटी है आईआईटी जेम स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के अंदर। प्रोबेबिलिटी 6 to 7 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, एक दो एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का भी आ चुका है। काफ़ी इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और एक एक टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझना है, एक एक डेफिनेशन पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जब तक आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी आपने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझनी है। ये सारा आपका बैचलर्स में ऑलरेडी आ चुका होगा, बट उसके अंदर इतना डीपली नहीं होता जितना डीपली यहाँ आपको कराया जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जैसा कि आप जानते हैं कि इवन जनरल के अंदर भी 20 अप्रोक्स से ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाती, अप्रोक्स 20 ही गई हुई है हर साल, या उससे कम गई हुई है इन केस अगर लेवल डिफिकल्ट है। 40 नंबर का अगर मैथमेटिक्स आ रहा है इसके अंदर, 60 नंबर का स्टैट्स आ रहा है। इवन अगर आपका मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी बैचलर्स मैथमेटिक्स में है तो आप उसको कर लीजिए, बट स्टैटिस्टिक्स का 2 या 3 सेमेस्टर में होना ज़रूरी है। वो सब आपका जो अनाउंसमेंट हम एक अलग से डालने वाले हैं उसके अंदर आपका हर चीज़ कवर की जाएगी कि आप एलिजिबल किस वे में, यानी कि आपके पास क्या क्राइटेरिया है इस पेपर की एलिजिबिलिटी के लिए, हर चीज़ उसके अंदर कवर होगी। आज की वीडियो के अंदर हम अब प्रोबेबिलिटी का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी 6 to 8 मार्क्स का आता है, ये आपको पता होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले पहला आपका जो टॉपिक है वो एक्जिमेटिक अप्रोच है सिलेबस के अंदर, बट उसको समझने के लिए आपको सारी ही अप्रोचेस का पता होना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी, उसके बाद कैसे कैसे एक्जिमेटिक, डेट इज जो अब तक की मॉडर्न थ्योरी है वो है एक्जिमेटिक अप्रोच। तो उससे पहले वाली जो आपकी है वो कहाँ से आई, उनका क्या कुछ लिंक है, इतना डीपली नहीं क्योंकि उसको एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें भी, ठीक है, इंटरेस्ट के, क्योंकि आगे की चीज़ में इंटरेस्ट तभी बनता है जब पीछे की चीज़ों का हमें पता हो, ठीक है। तो सारी ही अप्रोचेस को डिस्कस करने से पहले हम पहले 3 चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव, ठीक है। सॉरी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्म है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी क्लास 12th और बैचलर्स के अंदर भी ये टर्म पढ़ रखी होगी। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रैंडम, यानी कि पॉसिबल आउटकम आपको पता होगा, बट एग्जैक्टली जो आपके पास आउटकम आने वाला है वो नहीं पता होगा आपको। सेकेंडली, एक और कंडीशन जो शायद आपको कंफ्यूजन हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, कम से कम 2 पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि अगर आपके पास, अगर मैं एक कॉइन को थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, और वो बायस्ड कॉइन है, यानी कि उसकी दोनों तरफ ही मेरे पास हेड है। अगर ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ ही हेड है तो उस केस के अंदर तो आंसर क्या आने वाला है, 1, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम भी कितने हैं, पॉसिबिलिटी भी कितनी है, 1, तो वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से कंसीडर होंगे, जिसके अंदर हमारे पास कम से कम 2 पॉसिबिलिटी हो, यानी कि 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर एक ही पॉसिबिलिटी है, श्योर इवेंट वाला केस आ रहा है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकेंड कंडीशन इसके बाद क्या है कि आपको पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं वो एडवांस में पता होगा, यानी कि पॉसिबिलिटीज का आपको पूरा पूरा एग्जैक्टली अनुमान है कि क्या क्या आ सकते हैं। इन केस ऑफ अ कॉइन आपको पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
इन केस ऑफ अ डाइस आपको पता है या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4, 5 और 6, 7 नहीं आ सकता कभी भी। हेड टेल के अलावा कोई तीसरी चीज भी नहीं आ सकती, ठीक है। ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है। सेकेंडली, अगर आपके पास, आपको पता है ना कि इवेंट हमारे पास श्योर है, यानी कि सर्टेन इवेंट के केस के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स वर्क ही नहीं करेगी। यानी कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं है ना, अगर आपको पता है कि कॉइन के दोनों साइड में अगर टेल आपको पता है कि है, उस केस के अंदर सर्टेन इवेंट वाला केस होता है वो, और उस केस के अंदर आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स उधर वर्क करेगी ही नहीं जहां पर आपको पता ही नहीं, मतलब पहले ही पूरा आइडिया है, पहले ही आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि हेड ही आने वाला है, तो स्टैटिस्टिक्स का वहां कोई यूज ही नहीं बनता। यानी कि दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, कम से कम दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आइदर केस के अंदर, जैसे मैंने कॉइन के केस में बताया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सेकेंडली, दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, पॉसिबल आउटकम मुझे एडवांस में पता होना चाहिए कि क्या क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है। वो होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि आपके पास किसी भी रैंडम, पूरी डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो होगा एग्जॉस्टिव केसेस। इन केस ऑफ कॉइन आपके पास दो केसेस होंगे एग्जॉस्टिव, कौन कौन से, हेड और टेल। डाइस के केस में आपके पास 6 एग्जॉस्टिव केसेस आ रहे हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल केसेस आपके पास क्या होंगे, एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ रखी है, बट आगे के जितने भी हम अप्रोचेस करने वाले हैं, क्लासिकल अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच, उन सभी के अंदर इसका यूज है, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। एक्जिमेटिक अप्रोच जो है हमारे पास, जहां से आपका सिलेबस एग्जैक्टली स्टार्ट है, यानी कि आप अगर सिलेबस सर्च आउट करते हैं गूगल से, तो जो पहले उसके अंदर टर्म आएगी वो एक्जिमेटिक अप्रोच आएगी। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस होगी, उससे पहले का पार्ट हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे, सो डैट आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्योंकि 4 हमारे पास अप्रोचेस हैं, तो पहली 3 अप्रोच का हमें पता होना चाहिए, बट जो काफ़ी डीप में आपको पढ़नी है वो है एक्जिमेटिक अप्रोच, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि हाँ हमारी स्टैटिस्टिक्स बैचलर्स में वीक थी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक यहाँ आपको कराया जाएगा, एक एक कंसेप्ट आपका अच्छे से कराया जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट्स के अंदर साथ के साथ पूछ भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट एक बार इन चीज़ों को रिवाइज दोबारा कर रहे हैं हम, सो डेट आगे की डेफिनेशन के अंदर दिक्कत ना आए। इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम कब कहेंगे, और इनकम्पैटिबल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल एक ही बात है। इफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर्स। यानी कि अगर एक इवेंट आपके पास आ रहा है तो बाकी के इवेंट्स नहीं आ सकते। जैसे कि अगर आप कॉइन की बात करें, एक अनबाइस्ड कॉइन की, तो उसके अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता हेड और टेल इकट्ठे आ जाए। यानी कि अगर एक इवेंट आ रहा है तो बाकी की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसे ही डाइस के केस के अंदर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक ही केस आएगा, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आपके पास 2 केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखा हमने, एग्जॉस्टिव देखा, और हमने सबसे पहले देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट टर्म तो आपके पूरे आईआईटी जैम का, जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हो जाता एंड तक, ये टर्म आपको याद रखने हैं कि पॉसिबल इसके अंदर एटलीस्ट 2 केसेस होने चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। और जैसा कि अभी हम, आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे पहले तो हम श्योर इवेंट करके और प्रोबेबिलिटी 1 कर देते थे, है ना। धीरे धीरे, अभी तो लेक्चर 1 है, आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि वो श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी में कंसीडर होता भी है या नहीं होता, अनसर्टेन इवेंट्स को हम कंसीडर करते भी हैं या नहीं, सर्टेन इवेंट्स को कंसीडर करते भी हैं या नहीं। सारी चीज़ें आपको अभी पहले ही दिन तो सब क्लियर हो नहीं सकता, धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटी की, उसमें सबसे पहली जो आपकी अप्रोच है वो है
क्लासिकल डेफिनेशन की अप्रोच। क्लासिकल डेफिनेशन की हम सबसे पहले अप्रोच पढ़ने वाले हैं। सबसे एंशंट अप्रोच है ये, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी। और नॉर्मली जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी वर्ड की डिस्कशन की जाती है तो आपके माइंड में भी क्लासिकल अप्रोच ही माइंड में आता है, डेट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। डायरेक्टली ये फॉर्मूला था क्लासिकल अप्रोच का। उसके अंदर बस आपको कुछ भी नहीं करना, पॉसिबिलिटी अगर आपके पास कितनी है, मान लीजिए 7 पॉसिबिलिटीज हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी डेट इज टोटल आउटकम, m/n फॉर्मूला लेते थे हम, उसके अंदर n आपके पास 7 पुट कर देते थे और पॉसिबल देख लेते थे कितने आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको डाइस के केस के अंदर बात की जाए, मैं कहूँ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो 2, 4, 6 तीन ही तो आपके पास केसेस बन रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल केसेस 3 थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं, जितने आ सकते हैं वो 6 हैं। तो यानी कि आपके पास 3/6 1/2 आंसर आ जाता था। क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर हम इतना पढ़ते थे। साथ में ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आउटकम्स हम ले रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम n है, ठीक है, अपोन में n लेते हैं ना, वो आपके पास एग्जॉस्टिव भी होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और इक्वली लाइकली भी होंगे, ठीक है। इनकी बाइस कॉइन का केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। उस केस के अंदर 3 चीजें होंगी, 3 कंडीशंस होंगी, क्या क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इवेंट्स, एग्जॉस्टिव होंगे और साथ में तीसरी बात इक्वली लाइकली होंगी। ये थी आपके पास क्लासिकल डेफिनेशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अप्रोच की। अब इसके बाद जो आपके पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, या फिर आप इसको कह सकते हो एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, इसके अंदर आपको क्या होता है, देखो m/n ही फॉर्मूला रहेगा, बट इस केस के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम इंडेफिनेटली वेरी लार्ज होंगे, यानी कि जितने आपके पास पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम n होंगे, डेट n विल टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है, बहुत बड़ा होगा इसके अंदर n। साथ में जिन कंडीशंस के अंदर आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, उस इवेंट को परफॉर्म कर रहे हो, वो होमोजेनियस और आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, इवेंट नहीं आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है वो आपके पास आइडेंटिकल भी होंगी, होमोजेनियस भी होंगी, यानी कि सेम रहेंगी हर इवेंट के अंदर, ठीक है। यही कुछ लिमिटेशंस, अभी मैं आपको लिमिटेशन ना मैंने क्लासिकल की बताई है ना इसकी, एक बार सारी अप्रोचेस पता चल जाए आपको किस अप्रोच के अंदर क्या कंसीडर किया जाता है, उसके बाद हम इनकी लिमिटेशन भी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद ये भी देखेंगे कौन सी इसके अंदर लिमिटेशंस थी जो अब मॉडर्न थ्योरी, डेट इज जो आपके पास सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है एक्जिमेटिक अप्रोच, उससे ओवरकम हुई है, यानी कि कौन कौन सी ऐसे आपके पास लिमिटेशंस हैं जो पिछली सारी अप्रोचेस के अंदर थी बट जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही थी कि अगर एक एक्सपेरिमेंट को इतनी बार परफॉर्म करना है तो उसकी जो कंडीशंस है वो होमोजेनियस और सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा। तो इसके अंदर आप जो फॉर्मूला लगाते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m/n, जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर के केस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऊपर एक ही पॉसिबल आउटकम है 3 और नेचुरल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा। तो ये सब चीजें हैं कि m/n जहां पर n आपके पास इंडेफिनिटली लार्ज हो वो केस होता है आपके पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच का, ठीक है। तो क्लासिकल के अंदर हमने नॉर्मली देखा था m/n जो अभी तक बिल्कुल बेसिक थी जो आप पढ़ते आ रहे थे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं, जो फोर्थ अप्रोच हमारी मॉडर्न है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। अब इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है वो है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कई बार क्या होता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो डिसीजन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मे बी डिपेंड्स अपॉन सम इंडिविजुअल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के अगर ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका रिजल्ट, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल की विजडम एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग रिजल्ट वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर पेरेंट्स टीचर मीट है तो एक टीचर अगर कंप्लेंट कर रहा है किसी स्टूडेंट की,
उसके पेरेंट्स को, तो एक अगर टॉपर है तो उसके बहुत कम चांसेस बन जाते हैं कि उसकी कंप्लेंट होगी। बट यही अगर कोई बैक बेंचर है, कोई बच्चा बहुत नॉटी है, क्लास के अंदर बहुत डिस्टर्ब करता है, तो उसकी कंप्लेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटीज़ इक्वली लाइकली नहीं है। इस तरीके का केस कंसीडर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके रूम में सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन के गिरने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो भी इक्वली लाइकली नहीं है। डेट इज नॉट इक्वल टू 1/2, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कितना पुराना है, या फिर अगर वो पंखा ऑलरेडी हिल रहा है या आपको कुछ दिनों से डाउट है कि वो गिर सकता है, तो उसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई चांस नहीं है कि सीलिंग फैन अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब अगर बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है और उस केस के अंदर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो कि बारिश आ जाए, और अगर बारिश वाला ही मौसम है, फिर आप देख रहे हो कि बारिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो काफ़ी वेरी कर रहा है। उस केस के अंदर भी इक्वली लाइकली नहीं है आपके पास। ठीक है। तो इसके अंदर सर्कमस्टांसेस इक्वली लाइकली नहीं होंगे। बहुत ही वास्ट हम इसका यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी किसी पर्सनल इंडिविजुअल की जजमेंट के बेस पे थी, विजडम के बेस पे थी, एक्सपर्टाइज के बेस पे थी, तो इसको हम इतना ग्लोबली यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है। और रिजल्ट भी इसका वेरी कर रहा था पर्सन टू पर्सन। ठीक है। तो ये वाली इस टाइप के केसेस को जितने भी मैंने आपको बताए, और भी आप इस तरीके के केसेस सोच सकते हैं। ये सारे के सारे आपके जो कंसीडर किए जाएंगे वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद आपका जो एक्जिमेटिक अप्रोच नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। जितना आपने अभी तक बैचलर्स में पढ़ रखा है उससे आप काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे, और बहुत इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको उस टॉपिक के अंदर, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉपिक है, हाँ, जहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट या कुछ ऐसा बन सकता है। अभी तक का आपका जस्ट बेस बन रहा था, क्योंकि अगर 4 अप्रोच हैं तो चारों अप्रोच के बारे में डिस्कशन करनी बनती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम फोर्थ पे जंप कर जाएंगे अगर सिलेबस के अंदर फोर्थ ही है तो। ठीक है। तीनों के बारे में आपको पता लग गया, साथ में भी आपको ये भी पता लगेगा कौन कौन से इनके अंदर लिमिटेशंस थी, जिसके कारण आपके पास फोर्थ को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ज़्यादा वाइडली भी उसी का ही स्कोप है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लास ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो डैट जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतने ही हम जल्दी वीडियोस को अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है। अभी आपको यही करना है। ये जो लेक्चर आपने देखा है इसके अंदर कोई भी आपको डाउट हो तो वो आपको कमेंट्स के अंदर बताना है। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो भी आप प्लीज़ अपना फीडबैक जो है कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्जिमेटिक अप्रोच है, इससे जो आज की हमने वीडियो की है लिमिटेशंस, तो मैं अभी आपको इसकी बताऊंगी ही। कुछ और भी पॉइंट जानने में इंटरेस्टेड हो या आपका कोई भी डाउट हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching our video and giving us a lot of support. Have a nice day.